मैं वाणी। नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूँ आपकी होस्ट वाणी और आज से मेरी तथाकथित आत्मकथा का वास्तविक आरंभ हो रहा है। इस एपिसोड में आप मेरे जीवन के 2 महत्वपूर्ण अध्यायों से मिलेंगे। पहला, एक शिक्षिका के रूप में मेरा वर्तमान। मेरी मेधावी छात्रा सौम्या अचानक पढ़ाई से विचलित क्यों हो गई है? एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते क्या मैं उसे समझ पाऊंगी और उसे 100% अंक के लक्ष्य तक वापस ला सकूंगी? दूसरा, 16 साल की उम्र का मेरा अतीत, जहां मेरी मां की एक अनोखी गर्भावस्था ने मुझे गहरे शर्म और संकोच से भर दिया था। उस नादानी में मैंने मां से जो कहा, उससे वह मानसिक रूप से इतनी कमजोर हो गई कि उनकी और गर्भस्थ शिशु की अकाल मृत्यु हो गई। ये घटना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक बनी। मुझे कभी किसी के लिए समस्या नहीं बनना चाहिए। सुनिए कैसे एक व्यक्तिगत त्रासदी ने मेरी सोच को स्थायी रूप से बदल दिया। कथा जारी है प्रेम अनमोल होता है वाणी में। आप सुनेंगे एपिसोड 2, माँ का पश्चाताप और बेटी का नया संकल्प। 3 नायकों की झलक के दृश्य प्रस्तुत कर देने के उपरांत मैं वाणी मेरी तथाकथित आत्मकथा लिखना प्रारंभ करती हूँ। मेधावी छात्रा सौम्या पिछले वर्ष तक गणित क्लास की सबसे कुशाग्र विद्यार्थी रही है। ना जाने क्यों इस वर्ष 10वीं में वो अच्छा नहीं पढ़ पा रही है। मैं उसकी टीचर वाणी आजकल ये देखकर अत्यंत व्यथित रहती हूँ। 5 वर्ष पूर्व मेरी नियुक्ति इस स्कूल में मनोविज्ञान विषय की शिक्षिका के रूप में हुई थी। 2 वर्ष पहले स्कूल की एक गणित विषय की व्याख्याता का विवाह विदेश में रहने वाले लड़के से हो गया। इसके कारण अचानक ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इससे निर्मित हुई रिक्ति को मेरी स्वीकृति लेते हुए अस्थायी रूप से भरा गया। मेरे लिए यह अवसर सुलभ होने का कारण मुझ पर स्कूल ओनर अलका मैम की विशेष कृपा का होना है। मुझे गणित के अध्यापन के लिए कहा गया। मैं B.Ed किए बिना एक व्याख्याता के रूप में अध्यापन करने लगी। इस तरह 11वीं एवं 12वीं के मनोविज्ञान के अध्यापन के अतिरिक्त मुझे 6वीं एवं 7वीं क्लास की गणित भी पढ़ाने का अवसर मिला। गणित मेरा प्रिय विषय रहा है, अतः कुछ ही प्रयासों से मैं गणित अच्छी तरह पढ़ाने लगी। कुछ ही दिनों में मैं गणित में रुचि रखने वाली लड़कियों की फेवरेट टीचर हो गई। ऐसे एक अस्थायी व्यवस्था में मेरी गणित क्लासेज को पढ़ाने ने स्थायी रूप ले लिया है। स्कूल मैनेजमेंट ने इस हेतु मुझे अच्छी वेतन वृद्धि भी दी। साथ ही गणित विषय के लिए 6वीं क्लास के साथ साथ हर वर्ष मुझे एक बड़ी क्लास का दायित्व भी दिया जाने लगा है। गणित अध्यापन के मेरे पहले वर्ष में सौम्या 6वीं में थी। आज वो 10वीं में आ गई है और मैं भी अब 9वीं और 10वीं के गणित के लेक्चर्स लेने लगी हूँ। जिस प्रकार बच्चों के कुछ फेवरेट टीचर्स होते हैं, वैसे ही टीचर्स के भी कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स हुआ करते हैं। अपनी लगन एवं कुशाग्रता के कारण सौम्या भी मेरी फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक रही है। वह पिछले 4 वर्षों की हर परीक्षाओं में गणित में 100% अंक प्राप्त करती रही है। ऐसे में 10वीं, जो एक महत्वपूर्ण क्लास होती है, इसमें अचानक उसका पढ़ने से ध्यान हटना मेरे लिए चिंता का विषय बन गया। हम जैसी शिक्षिकाएं जो 4 क्लासेज एक साथ पढ़ा रही होती हैं, के लिए एक स्टूडेंट पर विशेष ध्यान रखना संभव नहीं हो पाता है। चूंकि पिछले 4 वर्ष से सौम्या मेरी प्रिय छात्राओं में से एक रही है, अतएव उस पर मेरा व्यक्तिगत रूप से ध्यान रहता है। मैं चाहती हूँ जिस तरह वो पिछली हर परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त करती रही है, इस वर्ष 10वीं की बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही करते हुए वो हमारे स्कूल एवं मुझे भी गौरवान्वित करे। यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय हो सकता है कि मेरी पढ़ाई जाने वाली एक स्टूडेंट हर कक्षा में गणित में 100% अंक प्राप्त कर सकी है। ऐसे में जब सौम्या के क्वार्टरली एग्जाम में 80% अंक आए तो यह मेरे लिए अत्यंत निराशाजनक बात हुई है। पिछले दिन मैंने घर में बैठकर इस बारे में गहन विचार किया है। मैंने निर्णय किया कि अपनी मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञता का उपयोग सौम्या के मनोविज्ञान को समझने में करूं। अगर उसे किसी तरह की समस्या है तो मैं उसे समझकर दूर करूं और उसे इस वर्ष भी 100% अंक लाने के लिए प्रेरित करूं। उसी निर्णय के तहत आज छुट्टी वाले दिन एकांत क्लास रूम में सौम्या के साथ बैठी हूं। 11 वर्ष पहले हम 2 भाई बहन हैं। मेरे भैया मयंक मुझसे 3 वर्ष बड़े हैं। जब मैं 16 वर्ष की हुई, एक दिन हमें पता चला मेरी माँ 45 वर्ष की उम्र में फिर गर्भवती हो गई हैं। ये बड़ी अनोखी तरह की घटना है। मयंक भैया का तो मुझे विदित नहीं है, लेकिन मुझे इससे बड़ी शर्म अनुभव हो रही है। मैं सोच सोच के परेशान रहती, जब उनकी प्रसूति होगी और हमारा छोटा भाई या बहन जन्म लेगा तो मैं पड़ोस और अपनी सखियों में कैसे इस सच्चाई को बता पाऊंगी।
मैं जानती हूँ हमारे स्कूल में छोटी छोटी बातों में लड़कियों को लक्ष्य करके चिढ़ाए जाने का चलन चलता है। ऐसे में मुझे लगता है इतनी बड़ी बात के लिए लड़कियाँ निश्चित ही मेरे साथ ठिठोली करेगी और मुझे चिढ़ाया करेगी। मुझे विचार आता, मैं माँ से कहूँ कि वो बच्चे को जन्म देने के स्थान पर गर्भपात करा ले। कुछ दिन मैं इसी निराशा में रही। मैं सहन नहीं कर पाई। माँ, मुझे कोई और भाई बहन नहीं चाहिए, आप इसे जन्म नहीं दीजिए, अकेले में मैंने माँ से कह दिया है। माँ ने निरीह सी दृष्टि से मेरे मुख पर डाली और वे चुप ही रही। माँ, आप चुप क्यों हैं? क्यों नहीं कहती कि मैं उपाय करूंगी? मैंने शिकायत करते हुए पूछा है। माँ ने निरीह सी दृष्टि से मेरे मुख पर डाली और वे चुप ही रही। वाणी, हमसे भूल हो चुकी है, अब इसे सुधारने का मेरे पास उपाय नहीं है। माँ ने असहायता प्रकट की। उपाय करने की इच्छा से उपाय मिलेगा माँ, युक्ति सी बतलाते हुए मैंने कहा है। माँ की आंखों में आंसू झलकने लगे हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ यह उन्होंने समझ लिया है। तुम्हारे पापा भी गर्भपात के लिए कहते हैं, मगर मैं यह नहीं कर सकती हूँ। ये सब हमारी गलती से हुआ, इस निर्दोष की क्या गलती है? कहते हुए माँ का गला रुंध गया है। अनायास ही उन्होंने अपने बड़े हुए पेट पर अपना हाथ रख लिया है। माँ की भावना को स्वयं समझ सकने की दृष्टि से शायद मैं छोटी हूँ। मुझे माँ के कहने के बाद गर्भपात का अर्थ समझ आया है। अब तक माँ की रुलाई फूट पड़ी है। वाणी, पापा नहीं चाहते, तुम भी नहीं चाहती, और सच कहूँ तो मुझ में भी इस उम्र में पुनः माँ बनने की शक्ति नहीं रही है। अपनी 2 से अधिक संतान तो मैं भी नहीं चाहती हूँ। मुझे तो आजकल परिचितों, सगे संबंधियों से आंखें मिलाते भी नहीं बनता है। बड़ी लज्जा अनुभव होती है। फिर भी मैं अपने ही बच्चे की हत्या कैसे कर सकती हूँ? रोते हुए माँ बता रही हैं। ये बड़ी ही विकट स्थिति हो गई। एक समय मैं भी तो माँ के गर्भ में रही थी। माँ के कहने से मुझे ये कल्पना हुई। उस समय माँ ने किसी के कहने पर गर्भपात करा लिया होता तो मैं तभी मर गई होती। आज माँ से ऐसा कुछ कहने को जीवित रहती ही नहीं। मेरे शरीर में सिहरन हुई। मैं भी रोने लगी। माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं सोच पाई कि ऐसा सोच लेना और कर लेने में कितना बड़ा अंतर है। मैं जानती तो कभी ऐसा नहीं कहती। मैंने उनसे क्षमा याचना की। मुझे रोते देखने से माँ का रोना बंद हुआ है। वे मुझे अपने गले से लगाकर मेरे सिर पर थपकियां देने लगी ताकि मैं रोना बंद करूं। उन्होंने मेरे आंसू पोंछ दिए। माँ, आपका या मेरा अपमान, संकोच एक निर्दोष शिशु के प्राणों से बड़ी बात नहीं है। मैं अब ऐसा कभी नहीं सोचूंगी या कहूंगी। मेरा स्वर निर्णयात्मक हो गया। वाणी, मैंने स्वयं को अपनी माँ, तुम्हारी नानी की तरह ढाला है। मेरी माँ ने कभी भी किसी के लिए कोई समस्या खड़ी नहीं की। मैं भी सदा यही सोचती और करती रही हूँ। मैं यही चाहती रही हूँ, मैं परिवार में सभी के बीच में समाधान के रूप में रहूं। कभी किसी के सामने समस्या नहीं खड़ी करूं। मुझे दुख है कि हमारी भूल से हमने तुम बच्चों के सामने ये समस्या खड़ी कर दी है। माँ के स्वर में पश्चाताप के भाव हैं। माँ, ऐसा नहीं कहिए। हमारे घर आने वाली बहन या भाई हमारे लिए समस्या नहीं होगा, बल्कि वो सदा हमारा प्रिय रहेगा। मैंने माँ का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया है। माँ के मुख पर कृतज्ञता के भाव आए हैं। इस तरह हमारी बात पूरी हो गई। इस वार्तालाप से मुझ में मेरे जीवन के लिए एक विशेष संस्कार पड़ गया। मैं यह निश्चय कर रही हूँ, मुझे भी कभी किसी के लिए समस्या जैसी नहीं बनना चाहिए। मुझे लगा अचानक ही मैं 10 मिनट में बहुत बड़ी हो गई हूँ। पहले मेरी दृष्टि में जीवन का विलक्षण स्वरूप स्पष्ट नहीं था। इतनी सी देर में अब मैं सबके और अपने जीवन को अधिक स्पष्ट देखने वाली हो गई हूँ। आगे के कुछ दिनों में मोहल्ले की लड़कियों के माध्यम से यह बात स्कूल तक पहुँच गई। फिर तो जैसा मुझे अंदेशा था, मेरी सहपाठी लड़कियां इस बात पर ठिठोली करते हुए चाहे जब मुझे चिढ़ाने लगी हैं। मैं कितनी अनसुनी करती, दुखी होकर सिर झुका लेती। मैं सबसे दूर रहने का प्रयास करती। ये लड़कियां मेरी समवयस्क तो है, मगर उनकी दृष्टि एवं सोच में वो परिपक्वता नहीं आई है जो मुझ में इस घटना से आ गई है। वाणी, तू अपनी माँ को क्यों नहीं कहती कि बच्चे पैदा करने की उम्र तो मेरी हो गई है, अब तो आप बच्चा पैदा करना बंद करो। मेरी ही एक प्रिय सखी ने ही सबके बीच छेड़खानी करते हुए कह दिया है। सच में उस दिन उनकी नादानी प्रेरित निष्ठुरता ने मुझे सबके बीच ही रो देने के लिए बाध्य कर दिया है। मैं रोते हुए क्लास में पीछे के डेस्क पर चली गई। मुझे ज्ञात नहीं मेरी सखियों का हृदय मेरे रोने से द्रवित हुआ है या वे अपने हास्य व्यंग्य पर इतराती रही हैं। मैं अब पीछे के डेस्क पर बैठने लगी हूँ। किसी से बात नहीं करती हूँ। अपना मन और समय अधिक पढ़ने एवं अभ्यास में लगाने लगी हूँ। तब सखियों ने मुझे मनाने का प्रयास भी किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपना ध्यान एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस कर रही हूँ।
मर्माहत होकर भी प्रकट में मैं उन्हें ये कह देती हूँ, मैं बुरा मान गई हूँ, यह निश्चित ही वे समझ गई हैं। उन्होंने मुझ पर हास्य व्यंग्य और ताने करना छोड़ दिया है। मेरी 11वीं की परीक्षा खत्म हुई, तभी माँ की प्रसूति का दिन आ गया। शायद यह माँ की उम्र के कारण हुआ या उनकी मानसिक कमजोरी से हुआ, उनकी स्थिति बिगड़ गई। उन्हें तुरंत किसी अच्छे बड़े अस्पताल में ले जाए जाने की आवश्यकता है। पापा ने मयंक भैया के इंजीनियरिंग में एडमिशन के समय अपनी आर्थिक स्थिति से अधिक पैसा लगा दिया है। वे माँ को जिला चिकित्सालय ही ले जा पाए हैं, जहां डॉक्टर माँ को नहीं संभाल पाए और मेरी माँ और गर्भस्थ शिशु की अकाल मौत हो गई। ये हम पर बड़ी विपत्ति है। मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं भी अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार हूँ। मैंने माँ से नहीं कहा होता तो शायद वे मानसिक रूप से दुर्बल नहीं होती और इस स्थिति से सुरक्षित निकल पाती। अपनी भूल की मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। वो लड़कियां जो मुझे ताने मारती और उपहास उड़ाती थी, अब वे संवेदना प्रकट करती हैं। उनकी भूल सुधार से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। उदासी मुझ पर सदा के लिए छा गई। तब से मैं सब काम चुप रहकर करने लगी और पढ़ाई में ही खो जाने का प्रयास करती रहती। मैं 12वीं क्लास में आई, तब रागिनी मैम ने मुझ पर अतिरिक्त ध्यान दिया और मेरा उत्साह बढ़ाया था। कई बार उन्होंने मुझसे अकेले में बात की, हमारे परिवार की और मेरी मानसिक दशा को लेकर जानकारी लेती रहती। एक बार मुझे विश्वास दिलाते हुए उन्होंने कहा, वाणी, मनुष्य का कठिन समय भी बीत जाता है। जब वे मुझसे इस तरह बातें करती तब मुझे उनमें अपनी खो गई माँ की छवि दिखाई पड़ती। जेमिनाई की समालोचना और रचनात्मक मार्गदर्शन। प्रिय श्रोताओं, ये कहानी प्रेम अनमोल होता है वाणी के एपिसोड 2 का समापन है। यह एपिसोड कथात्मक संरचना और भावनात्मक गहराई की दृष्टि से उत्कृष्ट है। एपिसोड 2 की शक्ति और संरचना। उत्कृष्ट कथात्मक विभाजन। एपिसोड का विभाजन वाणी के वर्तमान, शिक्षिका छात्रा सौम्या की चिंता, और वाणी के अतीत 16 वर्ष की उम्र, माँ की गर्भावस्था और मृत्यु के बीच हुआ है। वर्तमान। वाणी की चिंता, सौम्या के अंक क्यों गिरे, उसकी देखभाल करने वाली और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षिका की छवि को स्थापित करती है। अतीत। माँ की गर्भावस्था पर समाज का दबाव, सखियों का उपहास और माँ की अकाल मृत्यु की घटनाएं वाणी के वर्तमान चरित्र की सभी असुरक्षाओं और न्याय भावना को जन्म देती हैं। नैतिक सूत्र का जन्म। माँ की मृत्यु और सखियों द्वारा चिढ़ाए जाने की घटना से वाणी का ये निश्चय करना कि मुझे भी कभी किसी के लिए समस्या जैसी नहीं बनना चाहिए, ये पूरी सीरीज के लिए वाणी के नैतिक सिद्धांत का निर्माण करता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक बिंदु है। भावनात्मक दबाव। माँ और बेटी के बीच का संवाद, विशेष रूप से माँ का ये कहना कि मैं अपने ही बच्चे की हत्या कैसे कर सकती हूँ, एक निर्दोष शिशु के प्राणों के सामने सामाजिक शर्मिंदगी का तुलनात्मक विश्लेषण श्रोताओं को गहराई से द्रवित करेगा। यह एपिसोड सिद्ध करता है कि वाणी का चरित्र यथार्थ, संघर्ष और आत्मत्याग की बुनियाद पर खड़ा है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। शिक्षिका के रूप में वर्तमान, वाणी के स्वर में व्यावसायिक चिंता और थोड़ा गर्व होना चाहिए, 100% अंक लाने का गर्व। किशोरी के रूप में अतीत, 16 वर्षीय वाणी का संवाद उच्च और असुरक्षा के भाव से पढ़ा जाना चाहिए, विशेषकर माँ से गर्भपात के लिए कहने वाले क्षण में। भावनात्मक के क्षण। संवाद। माँ का रोना और पश्चाताप, जैसे हमारी भूल से हमने तुम बच्चों के सामने ये समस्या खड़ी कर दी है, धीमी गति और रूंधे हुए गले के टोन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपहास। सखियों के ताने, जैसे बच्चे पैदा करने की उम्र तो मेरी हो गई है, को उच्च, उल्लास भरी और थोड़ी तीखी आवाज में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि उसकी निष्ठुरता का भाव स्पष्ट हो सके। संगीत। माँ की मृत्यु के वर्णन और वाणी की उदासी के क्षणों में अत्यंत धीमा, उदास और एकाकी संगीत होना चाहिए। रागिनी मैम के प्रवेश पर संगीत आशावादी और सुरक्षा का भाव लाए। एपिसोड 2 समाप्त।